नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक कर रहे थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड हम नेक्स्ट क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड को रैप अप करेंगे और उसके बाद हम कुछ नई यूनिट अगले यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हम डाई कार्बोक्सिलिक के बारे में बात कर रहे थे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में हम बात कर रहे थे यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड को किस प्रकार से बदला जाएगा, आगे उन सभी के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के बारे में बात कर ली थी, लास्ट हमने ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं की थी। और उसके बाद हम जो बात करेंगे, आज हम इसके सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट टाइप के जो कार्बोक्सिलिक एसिड बचे हुए हैं, डेरिवेटिव्स उनके कार्बोक्सिलिक एसिड, वो किस प्रकार के हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो टार्ट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड की हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में, टार्ट्रिक एसिड की हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में FeSO4 की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाएगी। तो ये चेंज हो जाता है हाइड्रोक्सिल में, जिसमें हाइड्रोक्सिल आ जाएगा और एक प्रकार का ये मैलेइक एसिड का जो कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, +2H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ। अगर हम कोई प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ लें जो कि जितने वहां पर कार्बन पॉसिबल हैं उन सभी कार्बन को या तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बदल दे या उनको कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बदल दे, तो उस कंडीशन में यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है, जिसको हम ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड। तो देखिए, CHOH COOH CHOH COOH 4 ऑक्सीजन इसके साथ में ऐड होंगे। 4 ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब यह है कि यहां ऑक्सीजन ऐड होंगे इसके अंदर, ठीक है। COOH ऐड हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ में बाहर निकल जाएंगे और यहां से 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, CO2 2 CO2 बाहर निकल गया, 2 H2O बाहर निकल गया। और इसके अलावा यहां पर क्या हो गया, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला और ये वाला, ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ 2H2O के रूप में बाहर निकल गए। उसके बाद में जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो इसके अंदर ऐड हो गया और 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 2 ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2H2O का फॉर्मेशन हो गया। और यहां पर COOH का फॉर्मेशन हम कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किस प्रकार से क्रिया प्रदर्शित करता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किए जाने पर यह कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और H2O में अपघटित हो जाता है। मतलब 3 चीजों में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और H2O में टूट जाता है। तो देखिए, ये है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड को हमने H2SO4 के साथ गर्म किया और ये H2SO4 क्या है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, कंसंट्रेटेड टाइप का, मतलब जो हम कह सकते हैं सांद्र प्रकार का सल्फ्यूरिक अम्ल है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसके साथ में क्रिया करेगा तो यहां से CO निकलेगा, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 सल्फर डाइऑक्साइड और 5 H2O यहां से बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है HBr से क्रिया करके डाइब्रोमो सक्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। सक्सेनिक एसिड होता है CH2COOH। यहाँ पर CH2COOH को सक्सेनिक एसिड कहते हैं। हमने यहाँ पर 2 ब्रोमीन ऐड कर दिए, एक इस कार्बन पर एक इस कार्बन पर, 2 ब्रोमीन ऐड कर दिए तो बन गया डाइब्रोमो सक्सेनिक अम्ल, डाइब्रोमो सक्सेनिक अम्ल। ये कार्बन अल्फा डैश, तो अल्फा अल्फा डैश डाइब्रोमो सक्सेनिक एसिड। तो देखिए, CHOH HBr के साथ में विक्रिया करेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में विक्रिया करेगा 2 Br के साथ में, तो यहाँ पर H2O तो बाहर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ में, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ में, 2 H2O तो यहाँ से निकल गया बाहर। अब बचा क्या, CHBr COOH और CHBr COOH अल्फा अल्फा डैश डाइब्रोमो सक्सेनिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यूजेज, टार्ट्रिक अम्ल के यूजेज क्या है, रजत दर्पण बनाने में, उसके अलावा रंगाई और छपाई में, उसके अलावा पेय पदार्थ को बनाने में, बेकिंग पाउडर को बनाने में, औषधियों के रूप में और फैलिंग विलीन को बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम
हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है, जिसमें 3 तो COOH पाए जा रहे हैं और OH भी पाया जा रहा है। तो हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन से हैं, वो हमारे पास में सबसे पहला आएगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो नमक है, सॉरी जो नींबू है, नींबू और उसके जो कुल के जितने भी सदस्य हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, आंवला है, इन सभी के अंदर जो पाया जाता है अम्ल, वो पाया जाता है सिट्रिक एसिड। और इसी से इसका नाम पड़ा है, नींबू को सिट्रस कहते हैं, सिट्रस से प्राप्त होने के कारण ही इसको सिट्रिक एसिड कहा जाता है। तो सिट्रिक एसिड क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है बीटा हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक या कार्बोलिलिक, ट्राई कार्बोलिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसके 3 नाम हैं या इसके 4 नाम हैं। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला इसका नाम है सामान्य नाम, जिसको हम क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो नाम है वो है बीटा हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोलिलिक एसिड। तीसरा जो नाम है वो है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और IUPAC में इसका नाम है 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। नींबू के रस में सबसे पहले ये नाम इसके आपको याद होने चाहिए, 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। तो नींबू के रस में 6 से 10% तक सिट्रिक अम्ल होता है और शीले ने इसको 1784 में सबसे पहले नींबू के रस से प्राप्त किया था, इसी वजह से इसको सिट्रिक एसिड कहा जाता है। बनाने की विधियों के बारे में बात करते हैं। बनाने की सामान्य विधियां, सबसे पहला कच्चे नींबू के रस से, मतलब नींबू के रस से। औद्योगिक उत्पादन की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, सबसे ज्यादा औद्योगिक उत्पादन इसी विधि से ही किया जाता है। कच्चे नींबू के रस में लगभग 6 से 10% तक सिट्रिक अम्ल रहता है। रस निकालकर इसको उबाला जाएगा और इसमें प्रोटीन का कोगुलेशन हो जाएगा। फिर इसे कैल्शियम कार्बोनेट से CaCO3 के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाएगी। अब इससे क्या बनेगा, कैल्शियम सिट्रेट बनेगा और कैल्शियम सिट्रेट को छाना जाएगा, छानकर अलग कर लिया जाएगा और फिर इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाएगी। अब इससे क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। और कैल्शियम सल्फेट का जो फिल्ट्रेशन है, अब इसको फिल्ट्रेट किया जाएगा, मतलब इसको निस्यंद किया जाएगा, वाष्पीकृत करके उसका क्रिस्टलीकरण करवाया जाएगा और जिससे सिट्रिक अम्ल मोनोहाइड्रेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। तो 3-4 प्रकार के प्रोसेस है। सबसे पहले नींबू के रस को प्राप्त करके उबालेंगे जिससे प्रोटीन का स्कंदन हो जाए। फिर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कैल्शियम सिट्रेट को प्राप्त करेंगे। कैल्शियम सिट्रेट की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट को प्राप्त करेंगे। कैल्शियम सल्फेट के फिल्ट्रेट को वाष्पीकृत करके क्रिस्टलन करवाएंगे और सिट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेंगे। नेक्स्ट है शीरे से मोलेस। आजकल सिट्रिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन शीरे से किया जाता है। जब शीरे का किण्वन वायु की उपस्थिति में लगभग 1.5 सप्ताह तक फर्मेंटेशन किया जाएगा 3.5 pH पर एस्परजिलस नाइजर या सिट्रोमाइसिटिस फिफरेनियस की उपस्थिति में, तो इससे क्या होगा देखिए, की उपस्थिति में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर इसका करवाया जाएगा। तो इससे लगभग 60% सिट्रिक अम्ल बनता है। शुद्ध सिट्रिक अम्ल को कैल्शियम लवण बना लिया जाता है, उपयुक्त विधि द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। थर्ड है ग्लिसरॉल से। ये सिट्रिक एसिड का फार्मूला है, ये देखिए सिट्रिक एसिड का फार्मूला है, 3 पर हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है और कार्बोक्सिलिक जुड़ा हुआ है 1 और जो 3 है उस पर COOH, उसका IUPAC नाम भी एक बार वापस करेंगे अपने। ग्लिसरॉल से सिट्रिक अम्ल के संश्लेषण की विधि है, उसके निर्माण की विधि है। ग्लिसरॉल से प्रारंभ करके अलग अलग प्रकार के स्टेप का यूज करके उसको सिट्रिक अम्ल में चेंज किया जाता है। तो देखिए ग्लिसरॉल होता है CH2OH CHOH CH2OH। HCl के साथ में विक्रिया करेगा तो यहां पर Cl जुड़ जाएगा, Cl ऊपर नीचे CH2Cl CH2Cl CHOH। ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया करेगा तो ये वैसा का वैसा रहेगा, यहां पर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा।
HCl के साथ में विक्रिया करेगा तो ये Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब ये KCl के साथ में विक्रिया करेगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ Cl जुड़ जाएगा। फिर H3O+ मतलब इसका अम्लीय जल गठन करवाया जाएगा, तो यहाँ पर CH2COOH, CH2COOH और COH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सिट्रिक एसिड यहाँ से बनता है इस प्रकार से। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट रिफॉर्म टस्की विक्रिया, नेक्स्ट है रिफॉर्म टस्की विक्रिया। रिफॉर्म टस्की विक्रिया में किस प्रकार से निर्माण किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सिट्रिक अम्ल का संश्लेषण लॉरेंस ने सबसे पहले 1897 में रिफॉर्म टस्की विक्रिया द्वारा किया। एथिल ब्रोमो एसीटेट होता है ये, उसकी विक्रिया ऑक्सैल एसिटिक एसिड, रिफॉर्म टस्की में ऑक्सैल एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है, एसिटिक एस्टर का यूज किया जाता है के साथ ब्रोमिक Zn के साथ में करवाई जाती है, तो इससे सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए इसका जल गठन करवाया जाएगा, जल गठन करवाने से जो उत्पाद बनेगा वो सिट्रिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर ये यहाँ से सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन देखिए एथिल ब्रोमो एसीटेट, ये एथिल ब्रोमो एसीटेट है। ऑक्सैल एसिटिक एसिड, ऑक्सैल एसिटिक एसिड है, जिंक के साथ में विक्रिया करेगा तो सबसे पहले ऊपर जिंक जुड़ के ZnBr बन जाएगा, तो ये कंपाउंड बन गया। ये इतना ये कंपाउंड बन गया, सबसे पहले ये कंपाउंड बन गया। अब इसका जल गठन करवाएंगे। जल गठन करवाने से यहां से बाहर निकल गया इतना CH2COOH, CHOH और CH2COOH, ये कंपाउंड यहां से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन यहां पर रिफॉर्म टस्की विक्रिया द्वारा भी किया जा सकता है। तो हम देखते हैं सिट्रिक एसिड में, ये देखिए ठीक है, तो यहां पर CH नहीं है, यहां पर C ही है। मिनट C है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो अब देखिए इसका नामकरण कैसे करते हैं। यहां पर हम इसका नामकरण देखिए CH2 COOH COH COOH और CH2 COOH, ठीक है, CH2 COOH COH CH2 COOH। अब देखिए अब हम इसका नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले तो इसमें कार्बन कितने हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। श्रृंखला में कार्बन कितने हैं, इसका आईपीसी नामकरण कर रहे हैं हम। इसका आईपीसी नाम देखिए 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड है। तो देखो इसको आप 1 नंबर करो, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर, ठीक है। तो पहले और 5वें नंबर पर डायोइक एसिड है, तो 1 2 3 4 और 5 और ये कार्बोक्सिल लिखा है। तो 1 मिनट इसका हम दोबारा इसका जो देखते हैं, 1 मिनट नामकरण इसका देखिए। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखो CH2 COOH, फिर C, यहाँ पर OH, यहाँ पर COOH और यहाँ पर CH2 फिर COOH। सीधी श्रृंखला का चयन करना है, नामकरण आपको इसका करवा दूं। सीधी श्रृंखला का सबसे पहले चयन करना है, तो सीधी श्रृंखला आ गई, ठीक है, सीधी श्रृंखला ये होगी, सीधी श्रृंखला ये होगी। अब इसका नंबरिंग करते हैं, अब इसका नंबरिंग करते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर दो, चाहे यहाँ से स्टार्ट करोगे तब भी तीसरे पर, यहाँ से स्टार्ट करोगे तब भी तीसरे पर। तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर, 5 कार्बन हो गए। अब देखो तीसरे कार्बन पर एक तो जुड़ा है हाइड्रोक्सी और एक जुड़ा है कार्बोक्सी, और पहले और 5वें पर पेंटेन डायोइक है, तो उसी प्रकार से इसका नामकरण हो जाएगा। अब सबसे पहले जब इन दोनों में से देखते हैं तो ये कार्बोक्सी C से स्टार्ट होता है और हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट होता है, तो पहले ये आएगा, तो नामकरण क्या होगा 3 कार्बोक्सी 3 कार्बोक्सी 3 कार्बोक्सी। उसके बाद में तीसरे पर ही एक और लगा हुआ है, उसको बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी। अब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पेंटेन 5 कार्बन है, पेंटेन आगे 1 5 डाई
ओइक अम्ल, ठीक है, ये इसका नामकरण हो गया। 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी, 3 नंबर पर कार्बोक्सी जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पर ही हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, 5 कार्बन है, 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। तो ये हमने इसका नामकरण कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके गुणों के बारे में। देखिए भौतिक गुण इसके, देखिए यह एक सफेद क्रिस्टलीय प्रकार का यौगिक होता है, सफेद है और क्रिस्टलीय प्रकार का यौगिक है। इसके क्रिस्टल मोनोहाइड्रेट के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात इसमें जल का एक अणु पाया जाता है क्रिस्टलन जल के रूप में, क्रिस्टलाइन वाटर के रूप में। 130 डिग्री सेल्सियस मतलब 130 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से इसके क्रिस्टलन जल का जो क्रिस्टलाइन वाटर है उसका अणु बाहर निकल जाएगा और फिर 153 डिग्री सेल्सियस पर यह पिघल जाता है। मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 153 डिग्री सेल्सियस। जल और अल्कोहल दोनों में विलय है, जबकि ईथर में अविलय होता है। उसके जल और अल्कोहल दोनों में विलय इस वजह से होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी पाई जाती है, हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके एक अणु में एक तृतीयक अल्कोहलिक समूह है, एक तृतीयक अल्कोहलिक समूह है, 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, अतः इसका एसिटिलीकरण हो जाता है और 3 प्रकार के लवणों का निर्माण करता है। प्रबल अम्लीय होता है, तीनों प्रकार के लवण आसानी से बन जाते हैं। Ka1 का मान 8.2 × 10⁻⁴, Ka2 की वैल्यू 1.8 × 10⁻⁵ और Ka3 की वैल्यू 3.9 × 10⁻⁷ होती है। तो तीनों की वैल्यू यहाँ पर आपको Ka की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। एसिटिलीकरण का गुण इसके अंदर पाया जाएगा। रासायनिक गुणों में सबसे पहला सिट्रिक अम्ल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में विक्रिया करेगा और एसिड मोनोएसिटिल प्रकार के यौगिक का निर्माण करेगा। इसके अणु में एक OH समूह की पुष्टि होती है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं किस तरीके से ये करेगा। देखिए ये है CH2COOH, एक कार्बोक्सिलिक CH3COOH, दूसरा कार्बोक्सिलिक CH2COOH, तीसरा कार्बोक्सिलिक। इसके अलावा 3 तो इसमें कार्बोक्सिलिक पाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो बीच वाला OH है ये क्या है, ये ट्राई है, तृतीयक प्रकार का अल्कोहल है। तो अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में विक्रिया करेगा। एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3CO के ट्वाइस O, इसके साथ में विक्रिया करके एसिटिलीकरण इसका हो जाएगा। तो एसिटिलीकरण कहाँ होगा, अब इस अभिक्रिया से OH समूह की पुष्टि होती है, अर्थात एसिटिलीकरण की क्रिया OH समूह पर ही होती है। यहाँ पर देखो CH2COOH वैसा का वैसा है, CH2COOH वैसा का वैसा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, C OH हट गया, OCOCH3 आ गया, OCOCH3 आ गया, COOH वैसा का वैसा। अब यहाँ से CH3CO और एक OH जुड़ गया, CH3COOH का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद है लवणों का निर्माण। लवणों के निर्माण में क्षार के साथ क्रिया करके, क्योंकि अम्ल है, प्रबल प्रकार का अम्ल होता है, तो ये क्षार के साथ में, बेस के साथ में क्रिया करके जो लवण है या सॉल्ट है उसका फॉर्मेशन करेगा। तो देखो CH2COOH, CHCOOH और CH2COOH NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा। सबसे पहले यहाँ पर Na जुड़ेगा, Na+1 एक लवण बन गया, दूसरा NaOH होगा तो नीचे वाले पर जुड़ जाएगा और थर्ड में जो हाइड्रोक्सिल वाला है उसके साथ में जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये ट्राइसोडियम के जो एक लवण है उसका निर्माण करेगा और लवण जो सोडियम है वो वहीं पर ही जुड़ेगा जहां पर COO है, क्योंकि ये वाला OH और ये वाला H ये दोनों आपस में क्रिया करके H2O को बाहर निकाल देंगे। इस अभिक्रिया से तो पुष्टि होती है कि इसमें OH समूह है, इस अभिक्रिया से पुष्टि होती है कि इसमें COOH समूह है और वो भी कितने हैं, 3, ठीक है। यहाँ पर देखो एक ही OH समूह है, उसकी पुष्टि यहाँ पर होती है। इसके अतिरिक्त इसकी कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। ऊष्मा का प्रभाव, देखो सिट्रिक अम्ल जो होता है, सिट्रिक एसिड अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल भी है और बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल भी, मतलब अल्फा से भी इसको बोल सकते हैं और बीटा से भी बोल सकते हैं। 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से एकोनिटिक एसिड बनाता है, जबकि और अधिक गर्म करने से और कई प्रकार के यौगिक हैं जो कि सारे के सारे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, ये है सिट्रिक एसिड CH2COOH, CHOH, CH2COOH 150 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा, ये तो ये बन जाएगा CH, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर C, यहाँ पर COOH, CH2COOH।
इसको बोलते हैं एकोनिटिक एसिड, एकोनिटिक एसिड, ठीक है। अब देखिए, अब इस एकोनिटिक एसिड को अब यहां से और गर्म करेंगे तो और भी प्रोसेस हो सकता है, यहां से HCOH बाहर निकल जाए, HCOH बाहर निकल के कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाए, इसको बोलते हैं एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको करेंगे गरम, गरम करने से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, यहां से ये बने, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई तो ये क्या बन गया CH3, ये बन गया CO और ये CH2COH। और गर्म करेंगे, और गर्म करने से ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और ये किसमें बदल जाएगा, एसीटोन में। नेक्स्ट देखिए, एकोनिटिक एसिड की और विक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। एकोनिटिक एसिड ये होता है डबल बॉन्डेड। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे, मेसोकॉनिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। यहां से सबसे पहले ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई तो सिट्राकॉनिक एसिड अथवा मेसोकॉनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट, अब इससे ऊपर से भी निकल सकता है, मतलब यहां से निकलेगा तो ये बनेगा, यहां से COH निकल गया, CW, ये CW यहां से निकल गया तो ये वाला बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CCH CH2COH, इसको बोलते हैं इटाकॉनिक एसिड। और अगर यहां से निकलेगा तो ये वाला बनेगा जिसको बोलते हैं सिट्राकॉनिक एसिड अथवा मेसोकॉनिक एसिड, ठीक है। तो दोनों प्रकार के बनेंगे, दोनों बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल से ही। अब इटाकॉनिक एसिड के अंदर से जब हम जल को बाहर निकालेंगे तो देखो बनेगा क्या, इटाकॉनिक एसिड से जल को बाहर निकालने से देखिए, सिटाकॉनिक एसिड से सबसे इटाकॉनिक एसिड से जल को बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा CH2, यहां पर ये आ गया CO, यहां पर ये आ गया, यहां पर ये आ गया, तो ये बन गया, ठीक है। तो एनहाइड्राइड है क्योंकि जल बाहर निकाल दिया तो ये इटाकॉनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। और सिट्राकॉनिक से जल को बाहर निकालने से भी ये इसी तरीके से बनेगा और इसको बोलते हैं सिट्राकॉनिक या मेसोकॉनिक प्रकार का एनहाइड्राइड। ये मेसोकॉनिक प्रकार का एनहाइड्राइड है, ये इटाकॉनिक प्रकार का एनहाइड्राइड है। नेक्स्ट, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर 41 से 44% तक एकाटोनिक एसिड बनता है, H2 बाहर निकलेगा सिर्फ। देखो जहां पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आता है तो ज्यादातर परिस्थितियों में ये निर्जलीकारक होता है, डिहाइड्रेट की तरह काम करता है, अर्थात जल को बाहर निकालता है। तो यहां पर भी ये जल को बाहर निकालेगा, उसी तरीके से एकोनिटिक एसिड बनेगा, यहां से H और यहां से OH बाहर निकाल दिया तो क्या बना, CHCOH, C.COH और CH2COH, एकोनिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। जबकि सधूम, फ्यूमिंग का मतलब होता है जिसमें कुछ हम ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर कुछ वाष्प भी पाई जाती है, सधूम प्रकार का। फ्यूमिंग H2SO4 के साथ गर्म करने पर यह 85 से 90% तक एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और यह अल्फा हाइड्रोक्सी अम्लों की अभिक्रिया है। मतलब यहां से हमें पता चलता है कि अल्फा हाइड्रोक्सी प्रकार का एसिड होता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कैसे, देखो अल्फा और बीटा कैसे है, सबसे पहले तो उसके बारे में समझते हैं। देखो यहां पर अगर मैं इसको अल्फा मानूं, ठीक है, ये क्या है, ये पहला समूह है, इसके साथ में जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी हो गया। अब मैं अगर इसको अल्फा, अगर मैं इसको मान लूं तो ये इसी के साथ पहला कार्बन जुड़ा है तो अल्फा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बीटा कार्बोक्सिलिक प्रकार का भी है जब मैं ऊपर से घूम के आता हूं या नीचे से, और ये अल्फा प्रकार का भी है जब मैं इसी को लेता हूं। तो अब यहां से फ्यूमिक H2SO4 के साथ क्रिया करने से दो प्रकार की चीजें होंगी। सबसे पहले तो ये यहां से बाहर निकल जाएगा H2, उसके बाद में क्या बच गया, ये COO, CO2, ये CO यहां से बाहर निकल जाएगा, O इसके साथ में जुड़ गया तो एसीटोन, एसीटोन होता है COCH3CH3, एसीटोन ही है लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक है, एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है अपचयन। HI के साथ गर्म करने पर इसका OH समूह अपचयित हो जाएगा और ट्राई कार्बोनिलिक एसिड बनता है। देखो CH2COH है, CHCOH और CH2COH सिट्रिक एसिड है। HI के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो H2O बाहर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ में H2O को बाहर निकाल दिया, दोनों के दोनों आयोडीन बाहर निकल गए, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ट्राई कार्बोनिलिक एसिड। कार्बोनिलिक एसिड बोलते हैं इसको, ट्राई कार्बोनिलिक एसिड, मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं लगा हुआ है, नॉर्मल प्रकार का एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक समूह लगे हुए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोनिलिक एसिड। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की विक्रिया है जिसको बेनेडिक्ट विलियम का निर्माण प्रोटीन के जो
अभिक्रिया है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है, जो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बेनेडिक्ट का। ये देखिए ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है, ये पूरा का पूरा इस तरीके से होगा। तो ये बेनेडिक्ट विलियन है, इसका फॉर्मूला जिसमें आप देखते हैं पूरा संकुल आयन होता है। टार्टरिक अम्ल की तरह ये Cu+2 आयनों के साथ संकुल आयन बनाता है। बेनेडिक्ट विलियन में कॉपर सल्फेट भी होता है, सोडियम कार्बोनेट भी होता है, सोडियम सिट्रेट भी होता है, संकुल बनता है। COO ये नेगेटिव है, नेगेटिव COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव CH2 CO COO CU2 माइनस OCO CCH2 नेगेटिव CH2 नेगेटिव प्लस 6 Na प्लस। तो 6 यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। देखो 6 नेगेटिव कौन कौन से हैं, 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 ये 4 के बाद में यहाँ पर 2 ये 6 और 6 को संतुलित करने के लिए 6 यहाँ पर Na प्लस है। बेनेडिक्ट विलियन का फॉर्मूला है एक तरीके से, मतलब संकुल आयन होता है ये। तो ये बेनेडिक्ट विलियन का फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं बेनेडिक्ट विलियन की क्रिया से। तो अब देखो इसका उपयोग कहाँ पर करना है, उपयोग के बारे में जानकारी लेते हैं। रंगाई छपाई में रंग बंधक के रूप में, मतलब रंग को जोड़ने के काम में आता है। अचार मुरब्बे वगैरह के अंदर ये रक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में काम आता है। औषधियों के रूप में फेरिक अमोनियम सिट्रेट दिया जाता है, जिसको ये फेरिक अमोनियम सिट्रेट होता है रक्त अल्पता एनीमिया में दिया जाता है। कब्ज के उपचार में मैग्नीशियम सिट्रेट का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा एक सोडियम सिट्रेट होता है। सोडियम सिट्रेट का जो यूज है ये बच्चों के दूध के अंदर किया जाता है। दूध में मिलाने से दूध जो है वो अधिक पचने लगता है और फटता नहीं है, तो उसका वहां पर यूज किया जाता है। फोटोकॉपी करने के काम में इसका आता है और इसका उपयोग धातुओं पर पॉलिश करने में और जंग वगैरह को दूर करने में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे असंतृप्त प्रकार के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अनसैचुरेटेड प्रकार के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, किस प्रकार से वो काम करते हैं। देखिए इस वर्ग में वे कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, लेकिन वहां पर डबल बॉन्ड तो कम से कम पाया जा रहा है, ठीक है, मतलब ये अनसैचुरेटेड टाइप के हैं। तो ये तो एक्रिलिक एसिड होता है, प्रोपियोनिक एसिड एक्रिलिक एसिड है। एक्रिलएल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड CH CHO एक्रिलएल्डिहाइड होता है, तो उसी से ये प्रोपियोनिक एसिड है, तो एक्रिलिक एसिड बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड मेथ्री एक्रिलिक एसिड। इसको बोलते हैं प्रोटोनिक एसिड CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH। इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड, सिनेमैल्डिहाइड दालचीनी से प्राप्त किया जाता है। ये होता है ऑलिक एसिड, तेल और वसाओं के अंदर ये मुख्य पाया जाता है। और ये होता है प्रोपाइनोइक एसिड, तो ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर, बाकी सभी में डबल बॉन्ड है, तो असंतृप्तता इसमें पाई जाएगी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर पाया जाएगा। तो हम इसके बारे में बात करते हैं किस प्रकार से इनको प्राप्त किया जाता है। देखिए सबसे पहले बनाने की विधि असंतृप्त एल्डिहाइड, ये देखो एक्रोलीन होता है, एक्रिएल्डिहाइड बोलते हैं इसको। एक्रोलीन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, एक्रिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, पहली अभिक्रिया तो ये होगी। उसके बाद में हैलो अम्लों से, ये हैलो अम्ल है। हैलो अम्ल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमने क्लोरीन जोड़ दिया और अम्ल के साथ में जुड़ा हुआ है, तो 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड है। अम्ल क्षार की उपस्थिति में यहाँ से HCl को बाहर निकाल देंगे, तो CH2 यहाँ पर CH और CH प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोक्सी एसिड से, हाइड्रोक्सी जिसके अंदर हाइड्रोक्सी समूह पाया जा रहा है, ये इन सभी के बारे में हमने पढ़ा है। तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पर चला जाएगा डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर आ गया और ये H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। H2 के बाहर निकलते ही CH2 डबल बॉन्ड CH CH प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है एसिटिलीन। एसिटिलीन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, तो पहले उसको साइनाइड में बदलेगा, उसके बाद इसका जल विघटन किया जाएगा, तो यहाँ से CH का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा असंतृप्त हैलाइड के ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा भी असंतृप्त अम्लों को बनाया जाता है। तो ये देखिए ये एक असंतृप्त प्रकार का हैलाइड है, इसकी मैग्नीशियम के साथ में अभिक्रिया होगी, ईथर की उपस्थिति में ड्राई ईथर होता है यहाँ पर, तो ये असंतृप्त प्रकार का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। अब इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जुड़ जाती है। उसके बाद में इसका जल गठन करवाया जाएगा, तो MgOH बाहर निकल जाएगा और बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3CH। तो ये भी असंतृप्त प्रकार का अम्ल यहाँ पर बनता है। उसके बाद है पर्किन अभिक्रिया द्वारा। पर्किन अभिक्रिया द्वारा किस प्रकार से बनेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। पर्किन अभिक्रिया द्वारा किस प्रकार से बनेगा, पर्किन अभिक्रिया महत्वपूर्ण है। पर्किन अभिक्रिया द्वारा किस प्रकार से बनेगा, पर्किन अभिक्रिया द्वारा असंतृप्त प्रकार का एरोमेटिक अम्ल का निर्माण होता है। बेंजाल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में क्रिया करके CH3COONA की उपस्थिति में क्रिया करेगा और सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। नोवेंजेल अभिक्रिया,
इस अभिक्रिया द्वारा एलिफेटिक या एरोमेटिक किसी भी असंतृप्त अम्ल को बनाया जा सकता है। ये मेलोनिक एस्टर है, ये मेलोनिक एस्टर इस तरीके से होता है। एसिटाल्डिहाइड मेलोनिक एस्टर के साथ में अभिक्रिया करेगा, पिरिडिन की उपस्थिति में केवल जल बाहर निकलेगा यहाँ से, केवल जल बाहर निकल के, और ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब इसका हम आगे क्या कराएंगे, हम इसका कराएंगे जल अपघटन। जल अपघटन करवाने से ये कंपाउंड बनेगा COOH, ये बड़ा। अब इसको गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, यहाँ से CO2 बाहर निकल गई, क्रोटोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, क्रोटोनिक अम्ल बन गया। ठीक है, उसके बाद में एक और भी है नॉन जल अभिक्रिया के अंदर ही, बेंजील्डिहाइड की अभिक्रिया मेलोनिक एस्टर के साथ में करवाते हैं, तो ये सारे स्टेप वहां पर होते हैं और सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कई प्रकार के कंपाउंड जो है बनते हैं। सिनेमिक है ये, सिनेमिक नहीं, सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर इस प्रकार से इस अभिक्रिया द्वारा संपन्न हो जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाओं में देखिए, अब इसमें एक तो होता है अनसैचुरेटेड ग्रुप, मतलब असंतृप्त प्रकार का समूह। इसके अलावा यहाँ पर एक होता है कार्बोक्सिलिक समूह। अतः दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं को करेंगे और कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं भी संपन्न करते हैं। सबसे पहले योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं उन सभी में होती है जहां पर कोई असंतृप्त प्रकार का समूह पाया जाता है, तो यहाँ पर भी होंगी। अल्फा बीटा असंतृप्त अम्लों में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के कारण CO और CO होने के कारण इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रियाएं कम तीव्रता से संपन्न होती हैं और इनमें मार्कोनिक नियम के विपरीत दिशा में योग होता है। ठीक है, तो देखो ये H3O प्लस HBr जुड़ेगा तो मार्कोनिक का नियम से विपरीत दिशा में हो रहा है। OH जो नेगेटिव है वो वहां पर जुड़ रहा है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर जुड़ गया है CH2H यहाँ पर जुड़ा है, नेगेटिव पार्ट यहाँ पर जुड़ा है, जबकि वहां पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, तो ये मार्कोनिक के नियम के विपरीत हो गया। योगात्मक अभिक्रिया में होता क्या है, संयुग्मित डाइईन के 1,4 योग की भांति संपन्न होती है। तो इनका अपने एक बार मैकेनिज्म देखते हैं। ये क्या है, असंतृप्त प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड है। सबसे पहले H+ यहाँ पर जाकर जुड़ेगा, इस जगह पर जाकर जुड़ेगा। यहाँ पर जब ये जुड़ गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब इसमें अनुनाद होगा। अनुनाद होने से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि इसके साथ में जुड़ा हुआ है। ये डबल बॉन्ड के यहाँ पर आते ही यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर CH आ गया, फिर C, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऊपर OH, और यहाँ से ये वाला यहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, जैसे इसके ऊपर ये चला गया तो यहाँ पर ये आ गया, पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया। अब इसको संतुलित करने के लिए डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, अब इसको संतुलित करने के डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज आके चला गया। तो इतनी सारी इसकी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। अब अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकट देखो, हर कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर डबल बॉन्ड था, उसके बाद में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, उसके बाद में इस कार्बन पर भी डबल बॉन्ड आ गया, और इस कार्बन पर, सभी कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड भी सभी कार्बन पर रहेगा और एक कार्बन पर 2 OH समूह होंगे, इस पर 2 OH समूह होंगे, पॉजिटिव चार्ज। अब ये इनॉल रूप बनेगा, Br नेगेटिव, तो Br जुड़ गया, इनॉल रूप बन गया। इनॉल रूप कीटों में बदल सकता है। कीटों में कैसे बदलेगा, देखिए यहां से अगर एक हाइड्रोजन यहां चले जाए, ये तो Br है, ये CH2 है, ये CH है, तो ये CH2 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर इधर चली जाए तो एक कीटो रूप बन गया, इनॉल कीटो। यहाँ पर क्या पाई जाती है, टॉटोमरिज्म, चलाव्यता। चलाव्यता के बाद में ये तो चेंज हो जाएगा, देखो चलाव्यता अगर इसमें पाई जाती है तो वो कंप्लीट हो जाएगा, वहां पर दोनों आपस में बदल जाएंगे। उसके बाद में द्विबंध का विस्थापन, जब किसी अल्फा बीटा या बीटा गामा असंतृप्त अम्ल को क्षार के साथ गर्म करते हैं तो समय मिश्रण प्राप्त होता है, अर्थात जो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर अल्प मात्रा में गामा बीटा अल्फा प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH के साथ मिला, तो यहाँ पर अधिक मात्रा में निर्माण हो गया इसका अल्फा बीटा गामा का। तो यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल की मात्रा जो है वो ज्यादा प्राप्त होती है। तो समावीकरण की अभिक्रिया है ये, समावी, इसमें हुआ कुछ नहीं। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड आगे चला गया, समावीकरण की रिएक्शन है और इसमें कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ कैसे, देखिए क्रियाविधि किस प्रकार से मानी गई है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास ये होता है, ये तो CH तो यहाँ से बाहर निकलेगा ही, तो ये यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ पर जाने से डबल बॉन्ड, इन दोनों के अनुनादी संरचनाएं, इसके ऊपर चार्ज, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इस तरफ खिसक गया, यहाँ से अनुनादी संकर बनेगा, अनुनादी संकर आगे H2O के साथ विक्रिया करके OH बाहर निकालेगा और डबल बॉन्ड की स्थिति को चेंज कर देगा। पहले डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर था, अब डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन पर आ गया। NaOH के साथ में अगर इसकी विक्रिया करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। देखो असंतृप्त की NaOH के साथ में इसको गलाया जाता है तो कार्बन सबसे पहले ये बनेगा और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, संतृप्त प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड का मिश्रण प्राप्त होगा। लैक्टोन निर्माण, लैक्टोन देखिए किस तरीके से निर्माण करता है ये,
गामा और डेल्टा असंतृप्त अम्ल है, क्योंकि गामा डेल्टा पोजीशन पर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, इस वजह से गामा डेल्टा असंतृप्त अम्ल है। सबसे पहले H+ यहाँ पर जुड़ेगा, H+ के जुड़ने से इसको हमने खोल के लिखा है, इस तरीके से घुमाकर लिखा है CH2COOH, तो O के साथ में H जुड़ गया, यहाँ से इसके ऊपर। अब देखिए यहाँ से ये OH है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, ये वाला, तो यहाँ से ये H+ जो है ये बाहर निकल जाएगा, ये वाला H+ यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जैसे H+ बाहर निकलेगा तो चक्रीय प्रकार के यौगिक का निर्माण हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, गामा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। 5 से 6 सदस्यों की वलय यहाँ पर बन रही है, अब क्रिया और भी तीव्रता से संपन्न होगी, तो इस प्रकार से गामा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगली वीडियो में, आज की वीडियो में हमने बात की सिट्रिक एसिड के बारे में और असंतृप्त अम्लों के बारे में। अगली वीडियो में हम करेंगे जिसमें द्विक्षारकी मतलब 2 H समूह पाए जा रहे हैं, यहाँ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इन वीडियो को देखते रहें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।